नमस्कार, मैं दीपिका लाल आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डीडी अरुण प्रभा में और आप देख रहे हैं अपने विशेष कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक। आज के कार्यक्रम में जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी गंभीर रूप ले चुका है और लाखों लोग इसके अब तक शिकार हो चुके हैं। लेकिन इस बीमारी के साथ एक अच्छी बात यह है कि 80% से अधिक लोग ऐसे हैं जो घर पर ही रहकर उचित देखरेख में अब तक ठीक हो चुके हैं। तो आज का हमारा विषय यही है कि होम आइसोलेशन क्या है और मरीज़ किस तरह से होम आइसोलेशन में रहकर अपनी देखभाल कर सकते हैं और जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकते हैं। हम स्वागत करते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टरों का। डॉक्टर माधवेंद्र पुरकायस्थ, डॉक्टर अभी डिप्टी डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर के एक सीनियर डॉक्टर हैं, और डॉक्टर रूनी तासुम, ये भी डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के सीनियर डॉक्टर हैं। नमस्कार डॉक्टर। सर, आपसे पहले हम पहला सवाल करना चाहेंगे। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये होम आइसोलेशन है क्या? जो कोरोना वायरस से लोगों का या किसी का संक्रमण हो जाता है तो उस टाइम में उसको जो है लेवल ऑफ इन्फेक्शन को जांच किया जाता है। किसी को हल्का सा इन्फेक्शन हो सकता है या वेरी माइल्ड सिम्टम इसका कहा जाता है। किसी को कोई सिम्टम्स नहीं है, ठीक है। किसी को जो मॉडरेटली इन्फेक्शन होता है, मॉडरेटली पॉजिटिव है, मॉडरेटली इन्फेक्शन है, किसी का बहुत सीरियस इन्फेक्शन होता है। तो जिनका जो माइल्ड इन्फेक्शन है या टेस्ट करने पर उनका जो है कोई पॉजिटिव मिलता है लेकिन उनका कोई सिम्टम नहीं होता है, एसिम्टोमेटिक है, उनको घर में रखने का प्रावधान है, उनको घर में रखा जा सकता है। तो इसी को हम लोग होम आइसोलेशन बोलते हैं हम लोग। जो सर ने एक बात कही मैम, होम आइसोलेशन में माइल्ड सिम्टम दर्शक कैसे पहचानेंगे? हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बताइए कि माइल्ड सिम्टम वो कैसे पहचानें कि उनके अंदर हल्के लक्षण किस तरह के हैं। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो कोरोना से वो है तो उसको कैटेगराइज किया गया है। एक कैटेगरी में जो पेशेंट पड़ते हैं वो है कि टेस्ट करने पर उनको पॉजिटिव मिला हुआ है लेकिन वो सिम्टम लेस है, तो एक वो हो गया। एक माइल्ड होगा जो अभी आप पूछ रहे हैं, वो है कि उसको हल्का सा जुकाम होगा या हल्का सा बुखार होगा लेकिन उसका SpO2 मतलब ऑक्सीजन सेचुरेशन जो आपका शरीर में है वो 94 एंड अबव है चेक करने से, या फिर सबके पास तो होगा नहीं चेक करने का, या फिर आप हाफ नहीं रहा है, आपका सांस लेने में तकलीफ नहीं है, इस टाइप के पेशेंट माइल्ड में आ जाते हैं। तो इन लोगों को, जैसे आपने पूछा होम आइसोलेशन, इन लोगों को हम लोग अभी एडवाइस करते हैं कि आप लोग होम आइसोलेशन में लेके बैठ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, मैम ने बताया कि होम आइसोलेशन के लिए जो माइल्ड सिम्टम है वो ऑक्सीजन के लेवल पर निर्भर करता है। तो एक चीज़ और है कि लोग पहचाने कैसे, जैसे कि आप इन्फेक्टेड हैं, जैसे कि गंध से पहचाने या फिर सिर्फ सर्दी खांसी के ही बिना पर वो कह सकते हैं कि वो इन्फेक्टेड हैं। वो क्या लक्षण हैं जो किसी व्यक्ति में बता सके कि वो इन्फेक्टेड हैं? अगर किसी को संक्रमण होता है तो उसमें माइल्ड इन्फेक्शन हो सकता है। और माइल्ड इन्फेक्शन को पहचानने के लिए हल्का सा फीवर हो सकता है, हल्का सा फीवर या सर दर्द, बदन दर्द वगैरह हो सकता है। तो टेस्ट करने पर टेस्ट भी आपको पॉजिटिव पाया जाएगा, और जो है हल्के से बुखार, सर दर्द, माथा दर्द, इस टाइप का आपका इन्फेक्शन होगा, जिसे माइल्ड इन्फेक्शन कहते हैं। और है जो मॉडरेट जो हो सकता है या सीवियरली इन्फेक्टेड, उसमें आपको सांस लेने की दिक्कत होगी, वोमिटिंग होगी, चेस्ट में दर्द हो सकता है, फिर कन्फ्यूजन, अगर मेंटल कन्फ्यूजन हो सकता है। पेशेंट जो है, बीमार मरीज़ जो है बहुत सीवियर, उनको सांस का तकलीफ़ हो रहा है, इस टाइप का सिम्टम हो सकता है। तो ये जो ऑक्सीजन की कमी के कारण से आपको सांस की तकलीफ़, सांस लेने की दिक्कत हो सकती है। तो उसको हम लोग ऑक्सीमीटर बोल के एक छोटा सा गैजेट है, वो हम लोग यूज़ करने से उससे पता चलेगा कि जो सांस का तकलीफ़ कितना प्रॉब्लम है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा कितना है। तो यूजुअली जो है ऑक्सीमीटर से 94% अगर कम होगा तो आप कह सकते हैं कि आपका ऑक्सीजन की बहुत कमी है। उस टाइम में आपको हॉस्पिटल की
सहायता लेना पड़ेगा, डॉक्टर्स की सलाह लेना जरूरी पड़ेगा। इसका मतलब 94 से यदि आपका ऑक्सीजन लेवल कम जाता हाँ, है तो 94 आपको होना चाहिए। अस्पताल आपको जाना होगा। हाँ, ठीक है। उसमें मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ। ये पल्स ऑक्सीमीटर जो बाज़ार में मिलते हैं, अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर खरीदते हैं और हो सकने से अगर आपका पास प्रॉब्लम नहीं है तो आप खरीद लीजिए, जो होम आइसोलेशन में बैठे हुए हैं। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर लेके उसमें आप इस छोटा सा सिंपल सा वो है इक्विपमेंट है, उसमें आप मिडिल फिंगर को डालिए। मिडिल फिंगर किस लिए डालना है डॉक्टर साहब, उस दिन ही आप बता रहे थे, एक बार बता दीजिए दर्शकों को ये मिडिल जो फिंगर क्यों डालना। नहीं, ये मिडिल फिंगर में क्या होता है, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई एंड ब्लड सर्कुलेशन जो है अधिक मात्रा में होता है। इसमें जितने तो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन का प्रक्रिया ये सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसमें आपका जो है मिडिल फिंगर को ही हम लोग चॉइस करते हैं। तो उसमें आपका एक्यूरेसी ज़्यादा होता है। जैसे कि उंगली डालो बोलने से कोई इंडेक्स भी डाल सकता है, कोई ये छोटा वाला थंब भी डाल सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जो मेरा कलीग जो बोल रहा है कि मिडिल फिंगर डालो, उसका भी ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। तो आप मिडिल फिंगर को डालिए, डाल के आप कुछ समय रोक के उसमें SpO2 बल्कि लिखा हुआ है, SpO2 उसको देखिए। उसमें 94, 95, 96, 99 वगैरह ऐसे नंबर आते रहते हैं। आपको कब सतर्क होना है, अलर्ट होना है, जब वो 94 के नीचे गिर जाता है, रीडिंग 94 के नीचे। लेकिन आप ध्यान रहे, कभी कभी वो मशीन है, आफ्टर ऑल मशीन है ना, तो वो गलत वो भी दे सकते हैं। जैसे आपका बैटरी गड़बड़ है या फिर मशीन फॉल्टी वाला मशीन भी हो सकता है, तो आप उसको कोरिलेट कैसे करेंगे, कन्फर्म कैसे करेंगे कि एक रीडिंग में आप घबराइए नहीं। ठीक है, एक रीडिंग में घबराइए नहीं, आप उसको दिन में 3-4 बार रीडिंग लिए, तब भी लगातार 94 का बिलो आता है, तब आपको सतर्क होना है और तुरंत हेल्थ फैसिलिटी या हेल्थ वाला किसी को भी, या अपना आशा भी होता है अपने घर के पास में, विलेज में, उनको तुरंत आप संपर्क करना पड़ता है कि आगे क्या करें। तो वही मैं अच्छा बताना मैम, एक चाहती चीज़ और, ये जो ऑक्सीमीटर आपने बताया, क्या ये मार्केट में इजी अवेलेबल है? हूँ। हाँ हाँ हाँ, और इसके लिए मार्केट क्या में किसी तरह की डॉक्टरी नो, प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं, आप जाके कुछ ही से खरीद इसे सकते हैं। इजीली हम सिर्फ परचेज आप कर ध्यान सकते हैं। रखिए कि वो कंपनी अच्छा वाला आना है। कंपनी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। सर, जैसा कि मैम ने अभी हमें बताया, ऑक्सीमीटर की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने हमें उपलब्ध कराई कि आप इसे अपने घर में रख सकते हैं और जांच सकते हैं कि आपका ऑक्सीजन का लेवल क्या है। सर, एक चीज़, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी अभी, कि जैसे होम आइसोलेशन है, होम आइसोलेशन में भारत जैसे देशों में, जहाँ पे जो कि गांव प्रधान है, जहाँ पे गाँव की संख्या अधिक है, यहाँ पे लोग, कमरे छोटे होते हैं, परिवार बड़ा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे एक बाथरूम होता है, एक किचन होता है और एक ही आपका कमरा होता है। तो ऐसे में होम आइसोलेशन, जहाँ पे आप कह रहे हैं कि एक कमरे में किसी को आइसोलेट किया जाए, वहीं पर उनका रख रखाव होगा, वहीं पर उनकी मेडिकेशन होगी, तो ये प्रैक्टिकली कितना संभव है? कैसे इस परिस्थिति में कैसे लोग होम आइसोलेट हो सकते हैं? होम आइसोलेशन में जो है आजकल प्रक्रिया बहुत ज़्यादा है होम आइसोलेशन में, लेकिन होम आइसोलेशन के लिए घर का वातावरण बहुत ज़रूरी है। घर का कैसी परिस्थिति है, कैसा वातावरण है और कितने मेंबर्स हैं उसमें कितने बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन कितने हैं, फिर बुज़ुर्ग जो है कितने हैं, प्लस जो है दूसरे जो है बुज़ुर्ग आदमी जिनका दूसरा कोई बीमार है, किसी को टीबी बीमारी हो सकती है, किसी को एज़मा बीमार, किसी को दूसरा कोई बीमार, तो घर का वातावरण बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको इसके ऊपर में भी डिपेंड करता है, मरीजों के ऊपर डिपेंड करता है, घर के जो सदस्य है, जितने भी सदस्य है उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। उस पर एक बात देखना बहुत ज़रूरी है, मरीज की देख रेख के लिए एक केयर टेकर की बहुत ज़रूरी है, जो मरीज घर में रहने से उसको ख्याल रख सके, उसका केयर ले सके, तो इस परिस्थिति को जांचना बहुत ज़रूरी है। जैसे सर ने अभी बोला कि एक केयर टेकर की बहुत ज़रूरत है, तो मैम जो केयर टेकर होगा वो भी तो उसके संपर्क में आएगा जो मरीज़ है, तो मैम बताइए कि ऐसा क्या एहतियात है जो घर के बाकी सदस्य और केयर टेकर दोनों को लेना चाहिए? क्या कुछ अलग से उसे एहतियात बरतना है केयर टेकर को? इसमें सिर्फ केयर टेकर नहीं है, एक बात ध्यान रखिए, इसमें जो पेशेंट है जिसको हम लोग होम आइसोलेशन के लिए एडवाइस किया है, उसका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। सबसे पहले तो जिसको हम लोग होम आइसोलेशन करते हैं
उसको बोलने से पहले हम लोग ये मालूम कर लेते हैं कि आपका जो पेशेंट को हम लोग होम आइसोलेशन में एडवाइस कर रहे हैं उनका घर में क्या क्या मतलब पॉसिबिलिटीज़ है फॉर होम आइसोलेशन। तो उन लोग को पूछा जाता है कि आपका अलग से कमरा होगा, सुविधा होगा आपको बैठने के लिए पॉजिटिव वाला को, फिर आपके लिए अलग से टॉयलेट होगा, सेपरेट टॉयलेट। तो ये सब सुविधा होने से देन हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप होम आइसोलेशन में जाइए। अगर ये सुविधा नहीं है, एक ही बड़ा हॉल है उसमें सारे घर के आदमी रहते हैं, एक टॉयलेट है उसमें सारा एक साथ जाना पड़ता है, तो ऐसे होने से यूजुअली हेल्थ डिपार्टमेंट एडवाइस नहीं करता है, उनको कोविड केयर सेंटर में बैठने को बोल देते हैं। ये एक बार क्लियर हो गया। अभी अगर आप होम आइसोलेशन में चला गया तो जो पेशेंट है उसका क्या है, वो अपने कमरे में प्रोवाइडेड अपना कमरा हो, प्राइवेट लेटरिन हो, तो वहाँ बैठ गया, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 10 दिन तक वो कमरे से बाहर ना निकले, उसी कमरे में बैठे। और अगर कमरे में बैठा है तो ये मत सोचे कि हम कमरे में बैठा है मास्क नहीं पहनेंगे, मास्क तो ज़रूर पहनना है। जब तक बैठा हुआ है तब तक, जब तक 10 दिन मास्क पहनते रहना है। और मास्क पहनते समय ये ध्यान रखना है कि मास्क गीला हो गया कि नहीं, अगर गीला हो गया तो फेंक दो, या फिर 8 घंटा हो गया तो फेंक दो। फेंकते समय भी एक और दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि आपका मास्क जो यूज़ किया हुआ है उसको आप फेंकने से पहले अपना रूम में एक वेस्ट बास्केट रखिए, फेंकने से पहले उसको 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में भिगो दीजिए, भिगो के उसको रख लीजिए, या फिर आपका सैनिटाइजर भी मिले वो सब भी कर सकते हैं, वो है। तो वो एकदम बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है, वो सब है। और साथ साथ में वो ये क्या रखना है कि उसका बुखार जो है, अगर बुखार था वो उसको, तो अब बुखार क्या ज़्यादा हो रहा है, अगर हल्का सा खांसी जुकाम था क्या वो ज़्यादा हो रहा है, जो भी साइन एंड सिम्टम्स या बदन दर्द या पेट दर्द, कुछ भी जिसके माइल्ड सिम्टम जो है उसका ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, अगर ज़्यादा हो रहा है तो तुरंत ही उसको अलर्ट करना है हेल्थ फैसिलिटी में, वो है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी। और जो केयर गिवर है तो फैमिली में डिसाइड करना है कि कौन केयर गिवर होगा। तो बूढ़े आदमी को तो नहीं लगा सकते हैं, छोटा बच्चा को तो नहीं लगा सकते, तो ऐसे आदमी को चूज़ करने के जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है और जो कर सकेगा। तो एक बार आइडेंटिफाई कर दिया उस आदमी को, केयर गिवर को, तो केयर गिवर को भी मतलब घर का सारा आदमी को, घर में एक पॉजिटिव पेशेंट तो है तो सारा आदमी को तो मास्क हमेशा पहनना है और हैंड सैनिटाइजेशन वगैरह, हाथ हैंड वॉशिंग तो करते रहना है। और जो ये केयर गिवर है वो तो उसको जब खाना देगा ना तो यूटेंसिल्स, ऐसे यूटेंसिल्स में जो कि बाद में धो सकता है, ठीक है। तो थाली बाटी दे दिया तो दरवाज़ा से अंदर कर दे देना है, और हो सकने से ट्रिपल लेयर मास्क N95 वाला पहनने से ज़्यादा अच्छा है जो केयर गिवर है। N95 वो जो नॉर्मल मास्क जो हम लोग पहन रहे हैं उससे ज़्यादा, अगर नहीं है तो नॉर्मल मास्क ही पहन लो, नहीं तो N95 अगर मिलता है तो वो पहन लो, और वो उसके साथ में जो खाना दरवाज़ा से दे दो। और ये बिल्कुल ध्यान रखें कि कांटेक्ट ना हो, बॉडीली कांटेक्ट ना हो वो पेशेंट का साथ। उसके बाद वो पेशेंट का तो कपड़ा बिस्तरा का, फिर उसका बदन का जो कपड़ा है उसको तो धोना पड़ेगा ना, एक ही आदमी उसको हैंडल करना है, वो है केयर गिवर। वो उसको कपड़ा लेके उसके लिए अलग से बाल्टीन रखना है और वॉशिंग मशीन में डाल देना है। तो ये कपड़ा हम लोग मतलब अनुमान लगा लेते कि उसमें उसका वायरस है, तो वो वायरस को हम लोग किसी दूसरे के साथ मिलाने से फैल जाएगा, इसलिए अलग से रख के वॉशिंग मशीन में डालिए। और एनी डिटर्जेंट, साबुन हो या सर्फ हो, किसी से भी धो, 20 सेकेंड 30 सेकेंड मर जाते हैं, वायरस मर जाएगा। सो एनीथिंग, उसके लिए अलग से आप कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसे करके धोइए वॉशिंग मशीन में और धूप में सुखा दीजिए। तो वो केयरफुल होना है कि धोते समय और वो सब करते समय कि दूसरे का सामान उसमें ना मिले, वो वेरी केयरफुल रखना है। और थाली बाती जो खाना पीना खाया, ग्लास है, उसको जब धोएगा तो वही केयर टेकर वाला वही हैंडल करे, ग्लोव्स पहन के लेके किचन में जाए और जहाँ तहाँ ना रखे, डायरेक्ट सिंक में रख दे, सिंक में रख के पानी खोल के फिर वही जो बर्तन धोते हैं साबुन उससे धोना है, क्योंकि साबुन से धोने से फिर वायरस वो जो थाली बाती में अगर लगा है वो भी मर जाएगा। तो ये चीज़ केयर रखना है। और ये चीज़ केयर रखना है कि अगर घर में प्रेग्नेंट लेडी है या फिर कोई बूढ़ा आदमी 60 एंड अबव है या फिर उससे कम उम्र वाला है लेकिन कोमॉर्बिडिटी, जैसे कि उसको ब्लड प्रेशर होगा या कैंसर, एनी कुछ और बीमारी, एस्मा हो या डायबिटिक हो, उन लोगों के साथ बिल्कुल संपर्क ना करें। ये एकदम ध्यान रखना पड़ेगा दोनों को, केयर गिवर को और जो पेशेंट है। अच्छा मैम, आपने एक चीज़ कही कि जो पेशेंट होगा उसको आप खिड़की से या दरवाजे के नीचे से भी आप खाना उसको पास ऑन कर सकते हैं। तो अमूमन देखा जा रहा है कि लोग एक डिस्टेंस मेंटेन करके खाना दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि गेट से या फिर खिड़की किसी बंद रास्ते से दिया जा रहा है। तो यदि सामने जाके दे रहे हैं तो कितनी आपकी दूरी रहनी चाहिए मरीज और? 1 गज की दूरी। सो वो तो जो
सारा उसमें भी आते रहते हैं ना कि नहीं, दो गज दूरी, sorry, दो sorry, गज sorry, दूरी, sorry, दो गज sorry, की दूरी। दो गज की दूरी ऐसे आते रहते हैं, हाँ। तो वही मेंटेन करने से होगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि समटाइम्स देते समय ना 2 गज की टच दूरी हो मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता Difficult है। हो जाता इसीलिए अगर आप N95 पहनते हैं या मास्क अच्छा से पहन लेते हैं तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन वो पेशेंट से आपका पास आना तो थोड़ा कम हो जाता कम है। हो जाता है। मैम एक चीज़ और मुझे आपने एक बात अभी कही कि आप वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस भी बाल्टी में मरीज़ के कपड़े आप डिप करते हैं उसको उसमें भी 20 सेकंड बाद वायरस मर जाते हैं। तो मैम इस्तेमाल करने पर जैसे वॉशिंग मशीन इस्तेमाल किया हमने मरीज़ के कपड़े धोने के लिए, उसके कितनी देर बाद घर के बाकी सदस्य उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या वो उसे उन्हें सैनिटाइज करने की ज़रूरत है बाल्टी को या किसी भी हाँ, उसको? इसीलिए ध्यान रखना है कि जो कपड़ा है जहाँ तहाँ ना गिरे और डायरेक्ट वॉशिंग मशीन जहाँ में पानी भरते उसी में डायरेक्ट चला जाए, तो धोते समय उसी में वो वायरस मर जाएगा, तो बाहर फैलने का सवाल ही नहीं बाहर फैलने है। का तो इसलिए हम लोग को वेरी केयरफुल होना है कि वो मरीज़ का कपड़ा जहाँ तहाँ ना गिरे और डेजिग्नेटेड बाल्टी में हो, और वॉशिंग मशीन में भी ऊपर का वो जहाँ था नहीं लगे, कपड़ा ना लगे, डायरेक्ट पानी में। आप पानी में जब आप डिटर्जेंट डाल रहे हैं और वो 20-30 मिनट सेकेंड्स में वो धो रहे हैं ना, तो वायरस तो मारेगा। बिल्कुल। थैंक यू मैम। सर एक सवाल बहुत ही अहम आ रहा है दिमाग में कि जो मरीज़ है उसका खान पान कैसा होना चाहिए? अमूमन लोगों के दिमाग में ये एक कन्फ्यूज़न है कि खाने पीने में ठंडा कुछ खाया जाए या फिर नहीं खाया जाए, किस तरह के आप फल ले सकते हैं, किस तरह का आप खाना आपको खाना है इस समय, किस तरह की दिनचर्या हो आपकी, प्लीज़ आप हमें इस बारे में बताइए कुछ। कोविड मरीज पेशेंट लोग को खाने पीने का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। खाना जो है इसमें सब एलिमेंट्स होनी चाहिए, प्रोटीन्स सही मात्रा में हो, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फिर आपका जो मिनरल्स जो सब कुछ विटामिन्स वगैरह प्रोपोर्शनेट क्वांटिटीज़ में हो। और खाना जो है जो फ्रेशली कुक्ड जो है, दो फ्रेश है खाना जब बना के उसको खाना है। और खाना जो है जो क्वांटिटीज़ जो है क्वांटिटी सही होना चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए, और उसमें जो है सारे जो विटामिन्स वगैरह है, मिनरल्स है, उसमें सफिशिएंट क्वांटिटी होनी चाहिए। और खाना जो है पुराना खाना जो है स्टेल खाना उसको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। और ये याद रखना है कि उसमें खाने जो है पुराना नहीं होना चाहिए, उसमें जो फोर्टिफिकेशन थोड़ा होने से ठीक है। प्लस उसको जो है पानी की मात्रा भी ज़्यादा होनी चाहिए। हाइड्रेशन को हमेशा मेंटेन करना चाहिए मरीजों को। अगर हाइड्रेशन सही से मेंटेन नहीं किया जाता है तो डिहाइड्रेशन होने से उनकी प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। सर एक चीज़ और, जैसे आपने भी कहा कि खाना प्रॉपर होना चाहिए, बासी नहीं होना चाहिए, ताज़ा खाना ज़रूरी है। सर खाने के बीच में गैप कितना रखे मरीज, मतलब जैसे हम नॉर्मल डेज में खाना खाते हैं उतना ही खाएं या फिर उन्हें कुछ देर पे कुछ खाने की ज़रूरत पड़ती है? हाँ, खाना जो है नॉर्मली जो हम लोग जैसे खाते हैं वैसा ही खाना है। बीच बीच में हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह दे सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई नहीं है, ठीक है। जैसा सर ने बताया कि खान पान का बहुत ही महत्व है मैम, तो खान पान के ही चलन में एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि किसी तरह का कोई व्यायाम या कोई ऐसा योग या इस तरह की कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई चीज़ हम कर सकते हैं जिससे कि हमारी इम्यूनिटी हमारी बूस्ट हो, कुछ इस तरह, इस पर भी कुछ हमें जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो आपका इम्यूनिटी ठीक होना है बदन में। तो ये कोविड सिर्फ कोविड नहीं है, एनी टाइप किसी भी तरह का कीटाणु आपका शरीर में ना आए। अगर आए भी तो आपकी इम्यूनिटी ऐसे हो कि उसको लड़के मतलब शरीर को आपको बीमार ना होने दे। तो इम्यूनिटी के लिए आपको जो डॉक्टर साहब ने अभी बोला, खाना पीना ठीक खाना है और कुकिंग भी ठीक होना है। और एक बार मैं इसको मौके को लेते हुए बताना चाहती हूँ कि जो पानी है, पानी को आप बॉयल करना है, क्योंकि सबसे देखा गया तो सबसे ज़्यादा बीमारी हम लोग के सेटअप में पानी से आती है। तो पानी को आप बॉयल करना पड़ेगा। तो बॉयल कैसे करते हैं, आपकी जैसे कि पानी को चढ़ा दिया आग में, फिर बॉयल शुरू हो गया तो आप सोच लेंगे कि बॉयल हो गया फिर पी लेंगे उसको ठंडा करके, ऐसा नहीं है। बॉयल इतना करना है कि जब पानी को डालेंगे आप उसमें, बॉयल शुरू होने से पहले ये बबल्स आते हैं ना, बबल्स आते हैं, तब से आप हिसाब करना है कि 20 मिनट या 30 मिनट्स, तब से डालने का समय से नहीं है, जब से बबलिंग होगा तब से 20 to 30 मिनट्स, दैट इज़ कॉल्ड थिक बॉयल। वहाँ में जितना भी बैक्टीरिया वायरस होगा
वी प्रेज्यूम साइंटिफिकली मानते हैं कि किल कर दिया, तो उसको ठंडा करके आप पीजिए। और व्यायाम के बारे में ये है कि आप अगर योगा करते हैं तो योगा करते रहिए, आप योगा नहीं करते तो लाइट एक्सरसाइज कीजिए। ये नहीं कि शरीर को यू वांट टू लूज़ वेट, ये नहीं है। आप शरीर को सफल बना के रखना है, ठीक बना के रखना है, तो योगा करते हैं तो वेरी गुड योगा कीजिए, या फिर लाइट एक्सरसाइज कीजिए, या फिर वही में चक्कर काटिए थोड़ा थोड़ा 5 मिनट्स 10 मिनट्स ऐसा करके कीजिए कि एक्टिव रहना है एंड पॉजिटिव माइंड रखना है। आपका एक्टिव रहना है, पॉजिटिव माइंड रखना है, तो आपका जो इम्यूनिटी है ना, ये पॉजिटिव माइंड रखने के साथ भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे और आप फिजिकली एक्टिव होंगे तो आपका इम्यूनिटी विथ ऑफ कोर्स आपका खाना पीने के साथ में अच्छा रहेगा, अपने आप ही बढ़ेगी। हाँ हाँ, अपने आप ही बढ़ेगा। बिल्कुल, मैम ने कितनी अच्छी बात कही कि आपका जो पॉजिटिव माइंडसेट है वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो ऐसी स्थिति में सर एक चीज़ और होती है कि लोगों में डर बहुत है, जहाँ वो बीमार होते हैं वो अपने आप ही एक डर उनके अंदर घर कर जाता है। उस डर की वो एक डर ही होता है जिसकी वजह से वो आधे से ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो सीवियर कंडीशन में भी पहुंच रहे हैं। तो मैम कुछ इस तरह की कुछ ऐसे हम अपने दर्शकों को क्या कुछ टिप्स भी दे सकते हैं कि वो अपने दिमाग को किस तरह से काम रख सकते हैं, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल भी एक तरह से फैक्टर यहाँ पे काम करता है। ये जो है बहुत सारे लोग हैं, इनको सर्दी ज़ुकाम या खांसी होता है, बुखार वगैरह, माथा दर्द, वो क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं या डॉक्टर्स का सलाह लेने के लिए नहीं जाते हैं। वो जा कर के दूसरा कोई मेडिसिन जो कॉमन में जो उसको ओवर द काउंटर कुछ मेडिसिन मिलते हैं, आपको कहीं केमिस्ट शॉप या कहीं में जाने से ओवर द काउंटर कुछ मेडिसिन मिलते हैं, उसको वो लेते हैं। लेकिन उनका जो है सिम्टम्स जो है, उनका जो प्रॉब्लम है या उनका जो लक्षण है वो टेम्पररीली वो जो है सप्रेस हो जाता है वो मेडिसिन लेने के बाद। तो हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, डॉक्टर को सलाह लेने के लिए नहीं जाते हैं, तो उनका बीमार जो है टेम्पररीली दब जाता है, वो जो अंदर बीमार है दब जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो जो है इस टाइप के जो मरीज़ है वो ज़रा सीरियस होने की चांसेस रहता है। उनको अचानक से ऑक्सीजन की भारी कमी आ जाएगी, अचानक से बहुत सारे डिहाइड्रेशन हो जाएंगे, बहुत सारे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनको जो है छोटा मोटा प्रॉब्लम है, छोटा मोटा मेडिसिन को ले लेते हैं अपने आप से, साथ में कुछ विटामिन वगैरह ले लेंगे, पर हॉस्पिटल या डॉक्टर्स की सलाह नहीं लेते हैं लोग जो। तो इस टाइप के पेशेंट से और भी जो है मरीज कम्युनिटी में फैल सकता है इस टाइप के मरीज से। बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छी बात की कि लोग डर में इस तरह की मेडिसिन आजकल ले रहे हैं, तो डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है, चाहे आप होम आइसोलेशन में ही क्यों ना रहें। मैम एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जब आप होम आइसोलेशन में हैं और आप एक मरीज़ हैं, तो ऐसे कौन से हेल्थ फैक्टर्स हैं जिसकी आपको कंटिन्यूसली जिसकी आपकी मॉनिटरिंग करनी है? बिल्कुल ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले तो फीवर होता है, तो फीवर को आप देखना है कि बुखार जो बोलते हैं, तो बुखार को आप जब देखना है कि बुखार क्या, पैरासीटामोल बुखार खाने से हम लोग डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं कि पैरासीटामोल खा लो, और पैरासीटामोल खाने के बाद दब जाता है, फिर बुखार बार बार आ रहा है और ऐसा लगता है कि बुखार बढ़ते जा रहा है, तो इसमें भी आप केयरफुल होना है। और एक अगर आपका साइन एंड सिम्टम माइल्ड वेराइटी का जो होम आइसोलेशन में देखते तो हल्का फुल्का जुकाम होगा, खांसी होगा, तो आप ये देखना है कि कहीं मेरा खांसी जुकाम जो है ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, आप अपना से देखते रहना है। तो आप जैसे कि सांस लेते हैं, जैसे कि 24 पर मिनट इस टाइप का अप्रोक्सीमेट है, आप देखते हैं कि वो पल्स ऑक्सीमीटर में भी वो तो दिख जाएगा। फिर भी जिसका पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है, अगर आप देखते हैं कि आपका पल्स ज़्यादा हो रहा है 30-40, तो ये सब में आप थोड़ा केयरफुल होना है। और सिंपल सा एक है जो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं थोड़ा सा कुछ करने से मेरा हांफना शुरू हो जाता है, मेरा सांस फूल रहा है, मैं बैठे बैठे भी सांस मेरा फूल रहा है, तो आप इसमें तुरंत यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, इसमें आप सतर्क हो जाना है कि कहीं मेरा बीमारी तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, कि माइल्ड से मॉडरेट या सीवियर वेराइटी में नहीं जा रहा है, तब आप बिल्कुल जल्दी आप हेल्थ वहाँ में तुरंत ही आप डॉक्टर के पास जाइए या फिर कॉन्टेक्ट कीजिए। और एक बात ये यहाँ भी बता देना चाहती हूँ कि RRT बोल के है, रैपिड रेस्पॉन्स टीम, हर डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में रैपिड रेस्पॉन्स टीम्स बनाया गया है, जो कि इस तरह के आदमी जिसको कुछ तुरंत ही कुछ हो चाहिए, हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, उन लोगों के बनाया गया है। तो आप लोग एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, मतलब स्टेट का,
आप लोगों का एटलीस्ट ये तो रेस्पॉन्सिबल बनता है कि आप अपना डीएमओ सर से या डीसी मैडम से या सर से ये तो मालूम कर लो कि आरआरटी टीम कहाँ है, कैसे हम लोग संपर्क करें। तो जैसे मैंने बताया कि आपका साइन एंड सिम्टम ज़्यादा हो रहा है, पहले से ज़्यादा लग रहा है, तो आप आरआरटी टीम जो रैपिड रिस्पॉन्स टीम बोलते हैं उनको तुरंत आप इंफॉर्मेशन देगा, दे विल कम, उन लोग आएंगे, आपको जो ज़रूरी है उन लोग कर लेगा। तो ये एकदम बिल्कुल रखना है, जो हम आइसोलेशन में बैठे हुए उन लोग याद रखना है। और एक बात बता देना चाहती हूँ ये मौका को लेके कि ई संजीवनी बोल के एक खोला गया है, ऐप है, तो इसको आप लोग आजकल तो सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो उसको आप डाउनलोड कीजिए। ई संजीवनी में आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होगा, बुखार, खांसी, जुकाम, एनी प्रॉब्लम हेल्थ को लेके, आप उसमें अपॉइंटमेंट के लिए बुकिंग भी कर सकते हैं और उस समय आप डॉक्टर आपको पर्सनली अटेंशन भी देगा। तो ई संजीवनी याद रखिए, ई संजीवनी ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए और उसको इस महामारी के समय यूज़ कीजिए, क्योंकि अभी हॉस्पिटल में भी जाना आदमी लोग डरते हैं ना, तो कम से कम घर से तो एडवाइस ले सकते हैं। वही बताना चाहती हूँ। धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैम ने दी रैपिड रिस्पांस टीम की। तो मैम मैं जानना चाह रही हूँ कि ये जो जिस टर्म का आपने नाम लिया, ये लोग कैसे संपर्क करें इस तरह की टीम से? क्या कोई नंबर है या फिर सीधे आप किसी वेबसाइट पर इनका कुछ कांटेक्ट नंबर हो जो लोग सेव कर सकें या फिर वहाँ तक पहुँच सकें? तो इसमें रैपिड रेस्पॉन्स में हर टीम में 4-4-5 आदमी है, तो सबका तो टेलीफोन नंबर नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि डिप्टी कमिश्नर हो या डीएमओ, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर जो भी हो, उनसे आप उन लोग का कांटेक्ट कैसे कांटेक्ट करें, किसको कांटेक्ट करें, उन लोग से ले लीजिए। और डेवलप कर चुका है, लेकिन मेरा ख्याल से अभी फ़ोन नंबर अभी भी वो डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप जाके डीएमओ या डीसी से मालूम कर लेगा तो दे विल बी एबल, उन लोग मदद कर सकते हैं आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें अभी मैम ने दी हैं, सर ने भी दी हैं। हम अपनी इस क्वेश्चनार को अभी और भी जारी रखते हुए कुछ और महत्वपूर्ण सवाल सर से करेंगे। आशा है आपको इस बातचीत से काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा। सर, हम एक अगला क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे। होम आइसोलेशन की अभी तक बातचीत हम कर रहे हैं। होम आइसोलेशन में कैसे रहा जाए, किस तरह के प्रिकॉशंस लिए जाए, क्या खान पान हो और किस तरह से आप अपनी निगरानी कर सकते हैं। आप एक चीज़ और बहुत ही छोटी चीज़ है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, होम आइसोलेशन का जो कमरा हो सर, वो कैसा होना चाहिए? क्या उसमें हवा आनी चाहिए या फिर उसमें धूप का कांटेक्ट कितना होना चाहिए? खिड़की होनी ज़रूरी है या फिर दरवाज़ा आपको बंद रखना है? कुछ जानकारियाँ। होम आइसोलेशन में जहाँ मरीज को होम आइसोलेट किया जाएगा, उस रूम जो है बहुत सी वेंटिलेशन वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए। उस रूम की वेंटिलेशन अच्छी हो, खिड़की अगर खुली रहनी हो, जहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन की संभावना है, क्रॉस वेंटिलेशन है, उस रूम में मरीज का रखा जाएगा। जहाँ पे फ्लोर स्पेस जो है या जो है फ्लोर स्पेस अधिक हो, वो रूम होम आइसोलेशन के लिए सही रहेगा। उसमें आइसोलेशन, होम आइसोलेशन के लिए उसमें ह्यूमिडिटी अगर को भी देखना है, कोई पानी अगर कोई लीकेज रूम से ना हो रहा है, बाहर में हवा आ रहा है, वेंटिलेशन अच्छी हो, उसको आप देखना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई वेंटिलेशन की, कि कमरा आपका वेंटिलेशन उसमें प्रॉपर होना चाहिए, धूप और हवा की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। मैम, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी इसमें आपसे, होम आइसोलेशन की जो एक टाइम पीरियड है वो कितना होता है? अमूमन लोग क्या कर रहे हैं, 7 दिन 10 दिन के बाद वो मान रहे हैं कि वो बीमार नहीं हैं और वो अपनी होम आइसोलेशन की चीज़ को छोड़ देते हैं और घर के बाकी सदस्यों के साथ उतने ही सक्रिय रूप से हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि इसकी एक अवधि कितनी है होम आइसोलेशन की, ये कब ख़त्म किया जा सकता है? तो होम आइसोलेशन में आपका सारा चीज़ ठीक ठाक चल रहा है, जैसे कि आपका बुखार और ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो 10 दिन तक आप कमरे के अंदर रहिए। जिस दिन से आपको पकड़ा उस दिन से लेके 10 दिन तक आप कमरे में रहना है। 10 दिन के बाद आप कमरा से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन आपको 7 दिन के लिए सेल्फ मॉनिटर करना है, कि देखना है कि फिर से खांसी जुकाम या बुखार तो नहीं आया है 7 दिन तक। उसके बाद आपका आइसोलेशन ख़त्म होगा। मैम ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। हमारे पास समय अभी कम है, मैं जल्दी अपने विषय को ख़त्म करना चाहती हूँ और कुछ और 1-2 और महत्वपूर्ण सवाल हैं जो मैं आपसे जानना चाहूँगी मैम, कि
आपने गर्भवती महिला की जानकारी क्या कुछ इस तरह की दवाइयाँ हैं सर जो यदि आप एक मरीज़ हैं और घर के बाकी सदस्य हैं तो आप कुछ ऐसी मेडिसिन्स आप अपने पास स्टॉक में रख सकते हैं क्या, बिना किसी डॉक्टरी जांच के या बिना किसी डॉक्टरी सलाह के? क्योंकि अमूमन देखा गया है कि लोग अपने घरों में रख रहे हैं दवाइयाँ या जो भी चीज़ हैं, ज़रूरी चीज़ें। ये आजकल की जो है एक प्रथा बन गई है, अगर कोई घर में मरीज है तो घर के दूसरे सदस्य भी कुछ दवाई ले सकेंगे। वो कुछ प्रिकॉशंस की तरफ से लेना चाहेंगे, जैसे कि अगर एक घर में मरीज हो तो चाहे दूसरे जो सदस्य है उनकी भी कोई बीमारी ना हो जाए, उसके लिए उनको केयरफुल रहना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे जो है लोग हैं कुछ विटामिन्स वगैरह का प्रयोग करते हैं, जैसे कि वो विटामिन्स डी है, सी है, विटामिन सी है, जिंक वगैरह है। इस टाइप का मेडिकेशंस वगैरह बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। ये सब मेडिसिन अपना इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए होता है, किसी बीमार से कोई बीमार को अच्छे करने नहीं होता है, बीमार से जुड़ा हुआ कोविड से जुड़ा हुआ नहीं होता है, अपना इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए होता है ये सब मेडिसिन। सर एक चीज़ और छूट गई हमारी कि होम आइसोलेशन में ये जो भाप जो लेने की प्रक्रिया है, ये मतलब भाप आप कितनी बार लें, क्योंकि भाप भी शायद इसके अंदर महत्वपूर्ण एक रोल निभाता है। इसको जो वेपोराइज जो भाप लेना है, इसको दिन में 3 बार, 2-3 बार, 4 बार ले सकते हैं, एज फ्रिक्वेंटली एज रिक्वायर्ड। अच्छा मैम, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, मेडिसिन्स के अलावा ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो होम आइसोलेशन में लोगों को ध्यान रखना है? तो मेडिसिन्स तो जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे उसी को लेना है। आप खुशी से मेडिसिन्स को घर में होर्डिंग करके रखने का कोई मीनिंग नहीं है, एक बात है। और दूसरा बात है कि आप जो डॉक्टर बोला है वो तो मेडिसिन आपको खाना है, उसके बाद से आपको जो मास्क पहनना है, हैंड वॉशिंग करना है, और जो डिस्टेंस हम लोग बता रहे 2 गज की दूरी, उसको बिल्कुल और जहाँ तहाँ ना ठुके। ये 4 बात आपको याद रखना है। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारी विशेषज्ञ टीम ने दी है और उम्मीद है कि आपको आज की चर्चा से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और आपको होम आइसोलेशन से संबंधी जितनी भी भ्रांतियाँ रही होंगी वो सभी आपकी मिटी होंगी। हम धन्यवाद करते हैं अपने डॉक्टर की टीम का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध करवाईं। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम।